दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बुक टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 7 अप्रैल 2024 को प्रस्तुत हूँ आपके समक्ष राजधानी दिल्ली से एक बड़ी खबर आप सबको बताने के लिए। पूरा वीडियो ध्यान से सुन लेंगे तमाम साथी। इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे। जिन साथियों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक और कमेंट भी कर देंगे दोस्तों, ताकि आपके मनोभाव हमको पता चल सकें, आपकी समस्या पता चल सके और हम उसका समाधान करने के लिए कोई ना कोई मार्ग निकाल सकें। आज एक बहुत बड़ी खबर मैं आपको बताऊंगा, जिस चीज़ को लेकर के आप बहुत ज़्यादा बेचैन थे कि बर्ड्स एक्ट में कोई ताकत नहीं है, उसकी कोई सुनता नहीं है, कहीं उसके तहत कार्रवाई नहीं हो रही है। उसी बर्ड्स एक्ट पर आज मैं अब तक की सबसे बड़ी खबर सुनाऊंगा आपको, तो ध्यान से सुनते रहेंगे तमाम साथी। लेकिन उससे पहले मैं कुछ बातें आपके साथ करूंगा दोस्तों। कई बार मुझे हंसी आती है और क्षोभ भी उत्पन्न होता है इन तमाम चीज़ों पर कि हमारे देश में अभी भी देशभक्ति का अकाल है। देशभक्त बहुत कम हैं देश में और ज़्यादातर लोग अपने निहित स्वार्थों में रत हैं। अपने उनके स्वार्थों की पूर्ति हो जाए, बस इतने तक सीमित हैं। उसके बाद देश, धर्म, समाज, राष्ट्र ये सब भाड़ में जाएं, कुएं में गिर जाएं तो गिरते रहें। संभवतः हमारी इसी मानसिकता के कारण हमारा देश हजारों साल गुलाम रहा और हम गुलामी का एहसास तक नहीं कर सके कि हम गुलाम हैं। लड़ते मरते रहे राजा। आज भी वही स्थिति है कि जो लीडर हैं वो लड़ते मरते रहें, बाकी जनसाधारण को उस लड़ाई से कोई सरोकार नहीं होता। उन्हें केवल इतनी सी बात से संबंध होता है कि उनका भला किस में हो सकता है। भुगतान की लड़ाई है हमारी, आप सबको पता है। लेकिन दोस्तों, भुगतान के साथ साथ हमारी लड़ाई ये भी है कि हिंदुस्तान ठगमुक्त बेईमान रहित भारत राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित हो। चूंकि मान लो आपका भुगतान करा दें, हम कल करा दें, सबका भुगतान हो जाए, अच्छी बात है। लेकिन अगर हिंदुस्तान ठगमुक्त बेईमान रहित नहीं बना तो कल फिर आपको कोई ना कोई ठग झांसा दे के, भ्रमित करके, आपका विश्वास जीत करके फिर आपकी रकम को ठग ले जाएगा। फिर लड़ते रहें तो ये सिलसिला तो कभी खत्म नहीं होगा ठगी का, इस तरह से तो। लेकिन अगर हम कृत संकल्पित हो जाएं कि हमें अपने पावन पवित्र भारतवर्ष को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करना है, तो फिर कोई भी ठग हमें किसी भी तरह ठग नहीं सकेगा। और जब हिंदुस्तान ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित हो जाएगा तो ना आपके पास रोटी कपड़ा मकान की दिक्कत होगी, ना रोजगार की दिक्कत होगी, ना आप गरीब रहेंगे, न भयभीत रहेंगे, न कोई आपका शोषण कर पाएगा, न उत्पीड़न कर पाएगा, न आपके साथ कोई अत्याचार कर पाएगा, न कोई आपके अधिकारों का अतिक्रमण कर पाएगा। यदि हिंदुस्तान ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित हो जाए तो प्रत्येक व्यक्ति सुख, समृद्धि और शांति के साथ हिंदुस्तान में प्रवास कर सकता है। उसे चोरी, डकैती, जारी, लूटपाट, ठगी, जमाखोरी, हरामखोरी, मिलावटखोरी, मुनाफाखोरी, इस तरह की चीज़ों की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन चूंकि आज तक हिंदुस्तान को किसी ने ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने का स्वप्न देखा ही नहीं, तो फिर हिंदुस्तान इन तमाम समस्याओं से मुक्ति कैसे प्राप्त करे। फिर तो यहाँ बेरोजगारी रहनी है, गरीबी रहनी है, जातिवाद रहना है, सांप्रदायिकता रहनी है, भय रहना है, भूख रहनी है, लाचारी रहनी है, शोषण, उत्पीड़न और ये तमाम तरह की समस्याएं हमेशा बनी रहेंगी जब तक हिंदुस्तान ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित नहीं हो जाता। हमारी सरकार भी, अब तो हमारे प्रधानमंत्री भारत को
दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने का स्वप्न देख रहे हैं, हिंदुस्तान को विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में ले जाना चाहते हैं। लेकिन जो मूल बुनियाद है इन सब की, कि जब तक ये नहीं होगा तब तक आप कुछ भी नहीं हो सकते, केवल और केवल भिखारी हो सकते हो या बकलोल हो सकते हो। यदि आपको वास्तव में राष्ट्र को प्रगति के पथ पर ले जाना है, वास्तव में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है, वास्तव में से विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में ले जाना है, वास्तव में यहाँ लोकतंत्र की स्थापना करनी है, वास्तव में सत्य, न्याय और कानून का राज्य हिंदुस्तान में कायम करना है, तो आपको हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करना होगा। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि प्रत्येक ठग को मृत्यु दंड दिया जाए। और ऐसी व्यवस्था परमात्मा की कृपा से हमारी नई भारतीय न्याय व्यवस्था में न्याय संहिता में कर दी गई है। और 1 जुलाई 2024 से भारतीय न्याय संहिता हिंदुस्तान में क्रियान्वित होने जा रही है, जिसमें ठगों को संगठित अपराधी घोषित किया गया है और उनके लिए आजीवन कारावास से लेकर मृत्यु दंड तक का प्रावधान किया गया है। मैंने कल ये खबर बताई, ये बहुत बड़ी खबर है। हिंदुस्तान में अगर ठगों को फांसी की सजा का प्रावधान हो जाए तो इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। लेकिन इस पर लोगों की ऊल जलूल प्रतिक्रियाएं आई हैं इस खबर पर, जिस खबर को पढ़कर प्रसन्न होना चाहिए था, तालियां बजानी चाहिए थी लोगों को। उस खबर को पढ़ के लोगों के होंठ सूख गए, जीभ तालुए से चिपक गई और उन्हें लगने लगा कि यार ये तो हमें ही फांसी हो जाएगी, हम भी ठग हैं। ऐसा महसूस किया बहुत लोगों ने। अरे भोले मानुषों, बिना दंड विधान के कभी अपराधी सुधरता है क्या? अगर दंड नहीं दोगे किसी ठग को तो कोई आपका भुगतान करेगा, कोई आपका पैसा देगा, कोई बताएगा कि मैंने आपसे पैसा छीन के फला जगह इस्तेमाल कर लिया था, या फला जगह उसको इन्वेस्ट कर दिया था, या फला जगह छुपा के रख दिया था, या अपने फलाने दोस्त मित्र या रिश्तेदार को दे दिया था? नहीं साहब, हमें तो केवल भुगतान से मतलब है। कई लोगों ने ऐसी टिप्पणी की, दंड किसी को मिले या न मिले। अरे मूर्खो, धूर्तो, बिना दंड विधान के कभी अपराधों पर नियंत्रण पाया जाता है? अगर ठगों को दंड नहीं दोगे तो भुगतान कहाँ से होगा? कौन भुगतान करेगा तुम्हारा? सरकार ने जो व्यवस्था बनाई है भुगतान की गारंटी का अधिकार देकर के तुम्हें अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून के रूप में, उसमें भी पहले दंड का प्रोविजन है। चिन्हित करो ठगों को, उनके खिलाफ FIR करो, उनको जेल भेजो, उनको तब तक जमानत मत दो जब तक लोगों का भुगतान ना हो जाए, उनको फांसी लटकाना पड़े, लटका दो। लेकिन कहां कहां उन्होंने लोगों से लूटा हुआ धन इस्तेमाल किया, उन तमाम ठिकानों को खोजो। जिन जिन के पास वो धन है वहां छापेमारी करो, उनकी प्रॉपर्टीज को सीज करो और नीलाम करके 180 दिन में उन लोगों की जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा वापस करो जिनके साथ भी ठगों ने योजना बनाकर ठगी की, आपराधिक षड्यंत्र रचा। ये कानून है, ये कानून कहता है। और तुम चाहते हो कि ठगों को दंड ना मिले, केवल तुम्हारा भुगतान मिल जाए। तो ये राष्ट्रद्रोह का अपराध है, देशद्रोह का अपराध है। इतने निर्लज्ज और निकम्मापन अच्छा नहीं होता दोस्तों। अगर आप राष्ट्र की चिंता नहीं करोगे, राष्ट्र के वैभव की चिंता नहीं करोगे, तो आप राष्ट्र में सुरक्षित कैसे रह पाएंगे? अपराधी और ठग आपको जीवन सुखपूर्वक कैसे जीने देंगे? छोटी सी बात आपकी समझ में नहीं आती है। इसलिए मुझे लगता है कि अभी और रेवोल्यूशन की, और जगाने की ज़रूरत है, और क्रांति की आवश्यकता है, ताकि आप वास्तव में बीमारी के मूल कारण को समझ सको कि रोग हुआ क्यों है। ये जो समस्या है आपकी भुगतान की, ये पैदा क्यों हुई है? ये आपकी घटिया मानसिकता के कारण पैदा हुई है कि आप केवल अपने स्वार्थों की पूर्ति करना चाहते हैं। बाकी देश से, दुनिया से, समाज से, राष्ट्र से आपका कोई सरोकार नहीं है। उसके लिए मदन लाल आज़ाद अकेला लड़ता रहे, मर जाए। मतलब भगत सिंह पैदा हो लेकिन पड़ोसी के घर में पैदा हो, आपके घर में पैदा ना हो, आपको कोई लड़ाई ना लड़नी पड़े, आपको कोई त्याग ना करना पड़े, आप बस मौज लेते रहें घर में बैठे हुए। ये कभी संभव नहीं है आज के दौर में, और भविष्य में तो बिल्कुल संभव नहीं होगा दोस्तों। अब तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने हिस्से की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, अपना अपना कर्तव्य
पूर्ण करना पड़ेगा, नहीं तो किसी को एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी, और मिल भी गई तो उसे ठग पुनः हड़प लेंगे। चूंकि पहले भी आपसे 4-4, 5-5 बार ठगी की घटनाएं हो चुकी हैं। लेकिन आपकी समझ में इस बीमारी का मूल कारण आ नहीं रहा है, और जब तक उस मूल कारण को समझोगे नहीं, उसका इलाज नहीं करोगे, उससे बचाव नहीं करोगे, तब तक कोई भी लाभ किसी को नहीं होगा। सरकार ने इतना बेहतरीन कानून बना करके दिया हमें, एक ऐतिहासिक कानून हमारे देश में बना, उसको लेकर के कहते हो कि प्रधानमंत्री को क्यों धन्यवाद दें, सरकार को क्यों धन्यवाद दें। अरे भले मानसो, इस देश में कोई कानून ही नहीं था। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि ठगी पीड़ितों को उनके भुगतान की गारंटी सरकार ने दी कि हम पैसा वापस करेंगे आपका। किसी भी कंपनी या किसी भी सोसाइटी में आपका पैसा डूबा है तो आपको उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है, आपका भुगतान सरकार करेगी, बशर्ते आप सरकार के पास अपना आवेदन प्रस्तुत करें। लेकिन आपको उस कानून पर भी भरोसा नहीं है, आप लोग आवेदन नहीं कर रहे। जो लोग कर रहे हैं उनकी संख्या इतनी कम है कि वो कोई प्रभाव नहीं पड़ पा रहा है सरकार पर। सरकार को लगता है कि यार ये चंद लोग हैं, रोते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे, धीरे धीरे समय को और खींचते रहो। नई नई कंपनियों में काम करने लगे हो, ठग कंपनियों में बहुत सारे लोग, ये जितने भी लोग हमारी खिलाफत करते हैं, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार की, तपजप की, हमारे संगठन की, वो ज़्यादातर वही लोग हैं जो या तो क्रिप्टो करेंसी के फेक कारोबार में लगे हुए हैं, लोगों को फिर से ठग रहे हैं, ठगवा रहे हैं, या किसी न किसी दूसरी कंपनी में, गिव एंड टेक जैसी में या उन्नति जैसी में काम कर रहे हैं। और जो इस तरह का ठगी का धंधा कर रहे हैं वो तमाम लोग हमारी खिलाफत करते हैं। ठग तो खिलाफत करेंगे ही, चूंकि उन पर तो हम बहुत ज़्यादा वज्राघात कर रहे हैं। उनके लिए मृत्युदंड का कानून बनवा दिया है, उनकी प्रॉपर्टी सीज और नीलाम करने का कानून बनवा दिया है, उन पर और दुनिया भर की पाबंदियां हमने लगवा दी हैं। तो ठग तो हमारा विरोध करेंगे ही, वो समझ में आता है। लेकिन ये जो नेटवर्कर हैं इनको विरोध नहीं करना चाहिए। लेकिन इनमें से भी ज़्यादातर ठगी के धंधे में फिर से संलिप्त हो गए हैं, इसलिए ये तमाम लोग भी विरोध करते हैं और हमारे साथियों का उत्साह तोड़ने का षड्यंत्र रचते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, किसी का भी कोई भी षड्यंत्र अब सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब हिंदुस्तान में वो काम हो गया है जिसको मैं बार बार कहता था। पूरे देश में फास्ट ट्रैक कोर्ट बन चुकी हैं अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून के अंतर्गत। पूरे देश में सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारी नियुक्त हो चुके हैं। पूरे देश में आवेदन की प्रक्रिया आरंभ होने जा रही है। कुछ राज्यों में पहले भी हो चुकी है। जो लोग ये कहते हैं कि साहब मेरे राज्य में रूल्स नहीं बने, इसमें नहीं बने, उसमें नहीं बने, जो भ्रम फैलाते हैं, उनके भ्रम का शिकार होने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, देश का कोई भी नागरिक अब अपने अपने नज़दीकी जिलाधिकारी को अपने अपने भुगतान का आवेदन दे सकता है वाट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत, जो आपको भुगतान की गारंटी का अधिकार प्रदान करता है। सक्षम अधिकारी बन गए, सहायक सक्षम अधिकारी बन गए, फास्ट ट्रैक कोर्ट बन गई, आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई, प्रोसीडिंग आरंभ हो गई, बहुत सारी जगह भुगतान होने लगा है। मैंने कल के वीडियो में बताया था, इसी में फांसी वाले में ही, कि कहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कि किन किन लोगों का भुगतान हुआ है। सब लोग आरटीआई फाइल करके पूछ लो, मैं बताऊंगा तो उस पर बहुत कम लोगों को यकीन होगा। और ये जो ठग हैं, ठगों के दल्ले हैं, लपके टपके, ये तो दुनिया भर का भ्रम फैलाएंगे। इसलिए स्वयं आरटीआई फाइल कर लो, मैंने एड्रेस बता दिया है। कल का वीडियो सुन लेना तमाम साथी ध्यान से, आपको पता चल जाएगा। एक चीज मैं और बताना चाहता था, बहुत दिनों से कह रहा था कि वाट्स एक्ट की धारा 30 स्टेट कंपिटेंट अथॉरिटी को यह अधिकार देती है कि यदि कोई मल्टी स्टेट स्कैम है जो कई राज्यों में फैला है या 100 करोड़ से ज़्यादा की ठगी हुई है, तो सक्षम अधिकारी सीबीआई को आदेश दे सकता है कि इस मुकदमे की जांच सीबीआई करे और सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए सक्षम प्राधिकरण का गठन करके पीड़ितों का आवेदन लेकर उनका भुगतान करे। ये प्रक्रिया भी दोस्तों अब आरंभ हो चुकी है और ये एफआईआर सक्षम अधिकारी वाट्स एक्ट के आदेश पर हमारी
जो केंद्रीय जांच एजेंसी है, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई जिसको कहते हैं, उसने ये इकोनॉमिक ऑफेंस फर्स्ट दिल्ली सीबीआई का थाना है, उसमें ये मुकदमा दर्ज हो गया है दोस्तों। इसका नंबर आप नोट कर लो, एफआईआर नंबर RC21920223E0004। और ये मुकदमा आईपीसी के सेक्शन 120B, 420, 421 विद बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019 की धारा 21/3 और इसी बैनिंग एक्ट की धारा 22/4 सेक्शन 23 और 5 एंड सेक्शन 25 के तहत दर्ज कर लिया है सीबीआई ने। और ये दोस्तों मणिपुर की जो बर्ड्स एक्ट अथॉरिटी है उसके आदेश पर मुकदमा दर्ज हुआ है। और न केवल सीबीआई में मुकदमा दर्ज हुआ है बल्कि ये जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है भारत सरकार की, उसमें भी अलग से इस पर मुकदमा दर्ज हुआ है दोस्तों। और ये जो कंपिटेंट अथॉरिटी हैं एच ज्ञान प्रकाश साहब, उनके आदेश पर दर्ज हुआ है। मैं इसकी कॉपी अपनी फेसबुक आईडी मदनलाल आज़ाद पर लगा रहा हूँ, वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और ये जो है सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस अशोक कुमार हैं, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई आर्थिक अपराध शाखा फर्स्ट के अधिकारी हैं। और 5B तीसरी मंजिल सीजीओ कॉम्प्लेक्स लोधी रोड नई दिल्ली इनके ऑफिस का पता है दोस्तों। और जो जिन जिन के खिलाफ दर्ज हुआ है दोस्तों वो बहुत लोग हैं, उन्होंने बहुत सारी कंपनी बना रखी थी। हो सकता है इनमें से कई कंपनी में आपने भी पैसा लगाया हो। मैं नाम बता देता हूं आपको इनके। पहला नाम है दोस्तों मिस्टर नरेगम समरजीत सिंह। दूसरा नाम है विश्वजीत सिंह। ठगों के नाम बता रहा हूं ये आपको मैं। और तीसरा है चिंगथम श्याम सन सिंह। और चौथा नाम है AK दीपांग। और पांचवा है मिस्टर T टिकेंद्रा सिंह। और है फिर खेलेंदर सिंह। फिर है विजेंदर। और कौन कौन सी कंपनी है वो मैं बता देता हूं जो इन लोगों ने कंपनी बना रखी थी। एक का नाम था सलाई टूर्स ट्रेवल प्राइवेट लिमिटेड, दूसरी का था सलाई मार्ट प्राइवेट लिमिटेड, सलाई एनर्जी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, स्मार्ट सोसाइटी, सलाई एग्रो प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, सलाई एग्री कंज्यूमर प्राइवेट लिमिटेड, सलाई कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, सलाई होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, सलाई यूनिवर्सल एकेडमी, सलाई एशिया पैसिफिक रीजन एग्जिम प्राइवेट लिमिटेड, सलाई बायोटेक पार्क प्राइवेट लिमिटेड, सलाई इन्फोटेक लिमिटेड, सलाई पान इंटरनेशनल लिमिटेड और भी कई अननाउन कंपनीज इन लोगों ने फर्जी इस तरह की बना रखी थी, जिनके मार्फत ये पोंजी स्कीम चलाकर लोगों के साथ ठगी का धंधा करते थे। और इनके खिलाफ दोस्तों मुकदमा दर्ज हुआ था मणिपुर में कई जगह। उन तमाम मुकदमों पर बर्ड्स एक्ट अथॉरिटी ने जब सुनवाई की और बर्ड्स एक्ट की स्पेशल कोर्ट ने, तो उन्होंने पाया कि ये मल्टी स्टेट स्कैम है, कई राज्यों में फैला हुआ है, बल्कि पैसा विदेश तक भेजा गया है। इसलिए ये मुकदमा बर्ड्स एक्ट की धारा 30 के अंतर्गत सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो सीबीआई और एनआईओ को जाना चाहिए, तो उन्होंने रेफरेंस कर दिया और ये मुकदमा दर्ज हो गया है दोस्तों। तो ये एक आपकी हमारी इस कानून की बड़ी जीत है, चूंकि देश में ज़्यादातर ठगी प्रकरण मल्टी स्टेट स्कैम है, चाहे वो सहारा इंडिया परिवार का स्कैम हो, चाहे PACL पल्स का हो, चाहे रोज वैली का, चाहे पिनकोन का, चाहे आदर्श का, चाहे समृद्धा का, चाहे साईं प्रसाद का, चाहे साईं प्रकाश का, चाहे बाइक बोर्ड का,
चाहे हेलो टैक्सी का, चाहे करम भूमि का, चाहे कल्पवट का, चाहे कामधेनु का, चाहे कैलकाम का, चाहे मैत्रेयी का, चाहे गरिमा का, चाहे ग्रीन टच का, चाहे नेक्सा एवरग्रीन का, चाहे ड्यूवेल इंटरनेशनल का, चाहे जेकेबी का, चाहे जनशक्ति का, चाहे मल्टी स्टेट का, ये जितने भी स्कैम हैं जिनकी मैं बात करता हूँ, लगभग 350 कंपनीज और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के नाम तो मेरी डायरी में दर्ज हैं। हमारे संगठन से जुड़े हुए लोग हैं। अभी डायरी पता नहीं कहाँ है मेरी, लेकिन होती तो मैं वो भी पढ़ के बता देता कि जितने भी ये मैटर हैं वो सब मल्टी स्टेट स्कैम हैं, कई राज्यों तक फैले हुए हैं। इसलिए तमाम स्कैम अकॉर्डिंग टू लॉ बैनिंग एक्ट 2019 ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट को जाने चाहिए। सारे मुकदमे सीबीआई में दर्ज होने चाहिए, सीबीआई इनकी जांच करे, सेंट्रल गवर्नमेंट इनके लिए अथॉरिटी बनाए और वहां से आपका सबका भुगतान हो। नियम यही कह रहा है, कानून यही कह रहा है। और अब आपकी लड़ाई उस स्टेज तक पहुंच गई है, चूंकि स्टेज टू स्टेप लड़ाई हुआ करती हैं, गुड़ का पुआ नहीं है जैसा कि आप सोच रहे हो कि साहब कानून बन गया और बस आपके घरों में भुगतान हो जाएगा। ये कोई किसान निधि नहीं है कि सरकार कृपा से दे रही है बिना किसी कानून के कि भाई ठीक है सब किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये डाल दो 3-3 महीने बाद। ऐसा नहीं है, ये कोई कृपा नहीं है, ये बाकायदा आपका अधिकार बनाया गया है, एक कानून बना करके दिया गया है। तो उस कानून में जो प्रोसीडिंग्स दी गई हैं उन प्रोसीडिंग्स को आप कंप्लीट नहीं करोगे, फॉलो नहीं करोगे तो पैसा कैसे मिलेगा। और ये कानून ऐसा है जिसकी जद में, जिसकी गिरफ्त में सरकार में बैठे हुए भी तमाम ठग आ जाते हैं। क्योंकि कानून बन गया है तो कोई सरकार में बैठा हो या विपक्ष में हो या किसी प्रशासनिक पद पर हो या जज हो, एमएलए हो, एमपी हो या कोई उद्योगपति हो या कोई देसी हो विदेशी हो, सब इसके दायरे में आ जाएंगे और ये सब पर समान रूप से प्रभावी होगा। तो इसलिए कोई सरकार भी, विपक्ष भी, मीडिया भी इस कानून पर बोलना नहीं चाहता, और बोले तो तब जब आप स्वयं नहीं बोलना चाहते। कितने लोग बोल रहे हैं अभी तक। मैंने बताया कि जब मैंने बताया कल कि मृत्युदंड का प्रोविजन ठगों के लिए हो गया है तो लोगों को सांप सूंघ गया। उस वीडियो को सुन के उस पर नेगेटिव कमेंट करने आरंभ कर दिए लोगों ने। अरे भोले भाले मूर्ख लोगों, इतने स्वार्थी मत बनो। स्टेप टू स्टेप कार्रवाई आगे बढ़ रही है। पहले तो कानून नहीं था, कोई देश में कानून बन गया, कानून बना तो उसके रूल्स नहीं थे, रूल्स नोटिफाइड हुए, रूल्स नोटिफाइड होने के बाद सक्षम अधिकारी बनाए गए, सक्षम अधिकारियों के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई गई। फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए भी बहुत सारी मशक्क़त देश भर में करनी पड़ी है, ये सब ऐसे ही नहीं हुआ है। और फिर चूंकि मामले मल्टी स्टेट हैं तो एक्ट ये कह रहा है मल्टी स्टेट मामलों को तो सीबीआई को मुकदमा दर्ज करना चाहिए, सेंट्रल को अथॉरिटीज बनानी चाहिए। तो अब उस मामले में भी आपको सफलता मिल गई है। तो आप सबको दोस्तों अब प्रफुल्लित होना चाहिए और इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए। दूसरी एक और एफआईआर सीबीआई ने दर्ज की है सक्षम अधिकारी के आदेश पर भी, उसके विषय में मैं कल जानकारी दूंगा। और सहकारी समितियों के जो रजिस्ट्रार हैं, सेंट्रल रजिस्ट्रार, उन्होंने क्या बर्ड्स एक्ट पर अपनी रिप्लाई फाइल की है उसके विषय में भी मैं कल आपको सूचना दूंगा साथियों। और अपनी बात आज मैं खत्म करता हूं उसी लाइन से जिसमें मुझे जनमत की आवश्यकता है कि अगर आप ताकत नहीं जुटाओगे, संगठन को बड़ा नहीं करोगे, ईमानदारी से इस लड़ाई को नहीं लड़ोगे तो दोस्तों न भुगतान ले पाओगे, न हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित कर पाओगे, न किसी सरकार पर आप अपना असर डाल पाओगे। अकेले अकेले लड़कर मर जाओगे केवल, या ठगों के लिए खुला मैदान छोड़ दोगे। तो मैंने कई बार इस कविता को बताता हूं मैं आधा आधा। क्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहाँ कब हारा। क्षमाशील हो रिप समक्ष तुम हुए विनत जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। यही हालत है। आप समझ लेना कि जो शासन में बैठी हुई शक्तियां हैं, जो वो आज के कौरव ही हैं।
विनीत भाव से वो नहीं सुनते हैं, लेकिन हमने किसी न किसी तरह से तमाम प्रयास करके आपको वहां तक पहुंचा दिया है। तो समझना इस कविता का भाव, अत्याचार सहन करने का कुफल यही होता है, पौरुष का आतंक मनुज कोमल होकर खोता है। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के शर से। सिंधु देह धर त्राहि त्राहि करता आ गिरा शरण में, चरण पूज दास्ता ग्रहण की बंधा मूढ़ बंधन में। सच पूछो तो शर्म ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, और बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। अगर आप शक्ति नहीं जुटाओगे, बल पैदा नहीं करोगे साथियों, तो संसार में कोई आपकी कद्र नहीं करेगा, आपकी बात को नहीं सुनेगा। और ये तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र में तो भीड़ का ही महत्व है, और आप उसे जुटाना नहीं चाहते हो। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि यदि विजय प्राप्त करनी है, जल्दी भुगतान प्राप्त करना है, इस कानून की अनुपालना करानी है और हिंदुस्तान को बचाना है ठगों के खूनी पंजों से, तो आप सबको लड़ना होगा, अपने अपने हिस्से की लड़ाई लड़नी होगी। इस संगठन को ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार तप जप को बहुत विशाल रूप देना पड़ेगा। इसकी सदस्यता संख्या इतनी करनी पड़ेगी कि हेल उठे दुनिया का शासन, कि कोई इतना बड़ा संगठन है जिसने संकल्प लिया है कि वो हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करेगा, देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ितों का भुगतान कराएगा। इसके लिए आप सबको दोस्तों पूरी मेहनत से और ईमानदारी से काम करना होगा। आप ईमानदारी से काम नहीं कर सकोगे तो निश्चित रूप से हानि उठाओगे, स्वयं का जीवन तबाह कर लोगे। आने वाली पीढ़ियां, भविष्य आपको गाली देगा, नपुंसक कहेगा, कायर कहेगा, स्वार्थी कहेगा, मक्कार कहेगा। और यदि आज आपने सच्चाई को स्वीकार कर लिया कि हमारा पावन पवित्र ठगों के खूनी पंजों में फंसा हुआ है, हमें उसको मुक्त कराना है हर हाल में, तो दोस्तों आपके ये संकल्प लेते ही न केवल आपका भुगतान मिल जाएगा, बल्कि ये जो ठग हैं ये सब हिंदुस्तान छोड़कर भागने लगेंगे। और जब ये भागेंगे तो 2025 में मैं कहता हूं ना कि हम इतना सबल राष्ट्र हिंदुस्तान को बना देंगे कि कहीं भी छुप जाएंगे। वो छुप गया है ना जाके सुब्रत राय, कई छुप गए हैं। वो प्रीति बहल छुप गई है, वो क्या बोलते हैं उसको, राशिद नशीम दुबई में बैठा हुआ है, बहुत सारे ठग विदेशों में भागे हैं। इन सब का कॉलर पकड़कर घसीटते हुए इनको हिंदुस्तान वापस ले आएंगे। लेकिन आप लोगों को संगठित होने की ज़रूरत है, अपनी पीड़ा को सामूहिक स्वर देने की आवश्यकता है दोस्तों। जब तक आप ये काम नहीं करोगे, कोई मदन लाल अगर वो भगवान का अवतार भी क्यों न हो तो भी कुछ कर नहीं पाएगा, चूँकि भगवानों को भी संगठन बनाने की ज़रूरत पड़ी है। चाहे उन्होंने वानर सेना बनाई हो, चाहे पांडु सेना बनाई हो, चाहे भूत पिशाच की सेना बनाई हो, चाहे संघ बनाए हों, प्रत्येक अवतार को भी इसकी ज़रूरत पड़ी है। कोई भी अकेला किसी भी युग में कुछ कर नहीं पाया है। इसलिए तमाम साथी हमारे संगठन से जुड़ो, इस संगठन को विशाल बनाओ, ताकि हम ठगों का मुकाबला करते हुए आपका पैसा आपको वापस दिला सकें और अपने देश को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित कर सकें। तो आइए, स्वागत है आप सबका। और आज रात को हमारे महामहिम महामंत्री अशोक मुदगल साहब पधार रहे हैं, 10 बजे दिल्ली पधार लेंगे। कंवर सिंह यादव साहब आ रहे हैं, और भी साथी पधार रहे हैं। और कल चूँकि माता के नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, एक विशेष अभियान आपके भुगतान के लिए हम आरंभ करने जा रहे हैं। जुड़े रहेंगे सब। जय हिंद, जय भारत साथियों।